हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 15th ऑफ फरवरी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूपीएससी प्रीलिम्स रिलेटेड एमसीक्यूज़ को। इन सारे क्वेश्चंस को यूपीएससी प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए फ्रेम किया गया है और ना सिर्फ आपको ये क्वेश्चन सिर्फ इस एग्ज़ाम में बल्कि और भी जो अदर स्टेट लेवल पे डिफरेंट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन होते हैं उनमें भी बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो मैं आपको आगे बढ़ने से पहले ये भी बता दूं कि ये सारे क्वेश्चंस हमारी डेली 20 यूपीएससी एमसीक्यूज सीरीज़ का हिस्सा हैं इन द जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन। तो अगर आप में से कोई फर्दर इंटरेस्टेड है तो वो एप्लीकेशन पे जाके इस कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं बाय पेइंग अ वेरी नॉमिनल फीस, जहाँ पे आपको डेली बेसिस पे 20 यूपीएससी ओरिएंटेड क्वेश्चंस दिए जाएंगे और उनकी प्रैक्टिस कराई जाएगी और यहीं से हम लोग डेली 10 क्वेश्चंस इन सेशंस में अपने करते हैं। ठीक है, तो अगर कोई इस चैनल पे पहली बार आया है तो आप प्लेलिस्ट एक बार चेकआउट कर सकते हैं। ये हमने जनवरी में सीरीज़ स्टार्ट करी थी और फिर अब इसका ये सेकेंड मंथ चल रहा है। तो बेसिकली इन सेशंस में हम सीखते हैं कि क्वेश्चन को आपको कैसे अप्रोच करना है, हर स्टेटमेंट को किस तरह से थॉरली एनालाइज करना है और फिर करेक्ट आंसर तक पहुंचना है। ठीक है, तो डेली हम लोग इसी तरह प्रैक्टिस करते रहेंगे ताकि आपका जो मॉक टेस्ट में रिजल्ट है वो भी इम्प्रूव हो सके और साथ ही जब आपका फाइनल एग्जाम आए तो उसमें भी आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकें। आइए देखते हैं आज कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन हैं। द फर्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। रामसर साइट्स के बारे में 3 स्टेटमेंट हैं और आइए देखते हैं कि इसमें से कौन कौन सी बातें सही हैं। हर स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से हमें यहाँ पे एनालाइज करने की ज़रूरत है। द फर्स्ट वन इज India has 89 Ramsar designated wetlands, making it the largest network in Asia. क्या इंडिया के पास 89 रामसर डेजिग्नेटेड वेटलैंड्स हैं और इसी के साथ इंडिया लार्जेस्ट नेटवर्क है एशिया का। इस स्टेटमेंट में आपको 2 बातें चेक करनी होंगी। सबसे पहली बात ये कि क्या इंडिया के पास 89 रामसर डेजिग्नेटेड साइट्स हैं और दूसरी बात ये कि क्या इंडिया लार्जेस्ट नेटवर्क है एशिया का। तो यस, अगर हम फरवरी 2025 तक की बात करें तो इंडिया के पास करेंटली 89 वेटलैंड्स हैं एज रामसर साइट्स जिनको डेजिग्नेट किया गया है और ये हाईएस्ट नंबर है पूरे एशिया का। ठीक है, इसी के साथ हमने चाइना को सरपास किया है। चाइना के पास कितना है? 82 रामसर साइट उनके पास फिलहाल हैं और इसी के साथ इंडिया लीडिंग कंट्री है एशिया में कंसर्निंग द नंबर ऑफ डेजिग्नेटेड वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो दोनों ही फैक्ट इसमें बिल्कुल ठीक थे। सेकेंड है उत्तर प्रदेश हैज़ द मोस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स इन इंडिया विद 18 साइट्स एज ऑफ फरवरी 2025। इसमें भी 2 बातें चेक करनी है अगेन कि क्या यूपी के पास मोस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स हैं। दूसरी बात क्या है कि क्या यूपी के पास 18 रामसर डेजिग्नेटेड साइट्स हैं। तो इसमें गलत है क्योंकि फरवरी 2025 तक अगर हम देखेंगे तो तमिलनाडु के पास सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ रामसर साइट्स हैं इंडिया के अंदर, ना कि उत्तर प्रदेश, क्योंकि तमिलनाडु के पास इन टोटल 20 डेजिग्नेटेड साइट्स हैं। ठीक है, और यूपी की अगर हम बात करें तो यूपी के पास 10 रामसर साइट्स हैं ना कि 18। ठीक है, तो इसमें दोनों ही स्टेटमेंट गलत था। यहाँ पे तमिलनाडु होना चाहिए था और यूपी के पास इन टोटल 10 रामसर साइट्स हैं ना कि 18। ठीक है, तो एक भी बात गलत हो गई तो स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। थर्ड है द रामसर कन्वेंशन वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1990। कहाँ पे? इन रामसर, ईरान। क्या रामसर कन्वेंशन को एस्टैब्लिश किया गया था 1990 में रामसर, ईरान में। तो असल में रामसर कन्वेंशन एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जिससे कि जो वेटलैंड्स हैं उनके कंजर्वेशन और सस्टेनेबल यूज़ की हम बात करते हैं। इसको 1971 में अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, 1990 में नहीं बल्कि 1971 में। और कहाँ पे किया गया था? तो रामसर, ईरान में। ठीक है, इसमें भी आपको अगेन 2 बातें चेक करनी थी। सबसे पहले ईयर और फिर प्लेस। तो प्लेस तो बिल्कुल सही है लेकिन ईयर आपका यहाँ पे गलत है क्योंकि इसको हमने अडॉप्ट किया था 2 फरवरी 1971 को। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट भी आपका गलत हो गया। मैंने आपको बताया कि एक भी बात अगर गलत होगी तो स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो सेकेंड और थर्ड गलत है, फर्स्ट बिल्कुल सही था। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। योर आंसर इज ए ऑप्शन, only 1. Okay, moving to second question. With reference to environmental conservation initiatives for mangroves, consider the following statement. आइए देखते हैं मैनग्रोव्स के बारे में कौन कौन सी बातें लिखी हुई हैं। पहला स्टेटमेंट है यहाँ पे द मिस्टी इनिशिएटिव एम्स टू रेस्टोर द मैनग्रोव इकोसिस्टम्स इन अक्रॉस इंडिया। मिस्टी इनिशिएटिव का पर्पज है मैनग्रोव इकोसिस्टम को रेस्टोर करना इंडिया के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मिस्टी का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। इट स्टैंड्स फॉर मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटाट्स एंड टैंजिबल इनकम्स। ठीक है, अगेन सुनिए, मिस्टी का फुल फॉर्म है मैनग्रोव इनिशिएटिव
फॉर शोरलाइन हैबिटाट्स एंड टैंजिबल इनकम्स। ठीक है, तो डेफिनेटली ये बात बिल्कुल सही है। इसका फोकस था कि हम डिग्रेडेड मैनग्रोव्स को रेस्टोर कर सकें, जिससे कि जो हमारी कोस्टल रेजिलियंस है वो इन्हांस हो जाए। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज परफेक्टली फाइन। सेकेंड है, इंडिया हैज़ द मोस्ट मैनग्रोव्स इन द वर्ल्ड, रिप्रेजेंटिंग अप्रोक्सीमेटली 23% ऑफ द ग्लोबल मैनग्रोव कवरेज। दो बातें चेक करनी है, क्या इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा मैनग्रोव्स हैं पूरी दुनिया के, और क्या हम रिप्रेजेंट करते हैं 23% ऑफ ग्लोबल मैनग्रोव कवरेज को। देखिए, इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यहाँ पे इंडोनेशिया होना चाहिए था। इंडोनेशिया के पास सबसे ज़्यादा मैनग्रोव्स हैं पूरी दुनिया में, और एक रिपोर्ट के हिसाब से इनके पास मैनग्रोव्स का एस्टिमेटेड टोटल एरिया है लगभग 3.5 मिलियन हेक्टेयर्स। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट करते हैं 23% ऑफ द ग्लोबल मैनग्रोव कवरेज को। इसी के साथ इंडोनेशिया वो कंट्री है जहाँ पे मैक्सिमम मैनग्रोव की प्रेजेंस है ग्लोबल लेवल पे। ठीक है, तो यहाँ पे इंडोनेशिया होना चाहिए, न कि इंडिया। तो अगेन ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। फर्स्ट वाला सही था। हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? योर आंसर इज ए ऑप्शन, ओनली वन। ओके, नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज, with respect to co-location in commodity trading, consider the following statement. co-location की बात हो रही है यहाँ पे commodity trading के मामले में। दो स्टेटमेंट है और इनको हमें चेकआउट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जानते हैं कि co-location trading क्या होती है। सबसे पहले ये एक बेसिकली सर्विस होती है जहाँ पे ट्रेडर्स को ये अलाउ किया जाता है कि वो अपने सर्वर्स प्लेस कर सकते हैं सेम डेटा सेंटर में एज अ स्टॉक एक्सचेंज। इससे होता क्या है, ट्रेडर्स को हेल्प मिलती है कि वो प्राइस फीड्स को एक्सेस कर सकें तेज़ी से, और साथ ही ट्रेड्स एग्जीक्यूट होते हैं बहुत ही तेजी के साथ। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कोलोकेशन इन कमोडिटी ट्रेडिंग। आइए देखते हैं क्या बातें हैं। फर्स्ट है, कोलोकेशन हैज़ बीन बैंड इन द इक्विटी डेरिवेटिव्स मार्केट बाय सेबी। क्या ये जो सिस्टम है ये बैन किया गया है इन द इक्विटी डेरिवेटिव्स मार्केट सेबी के द्वारा? नो, क्योंकि कोलोकेशन असल में बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया है इन द इक्विटी डेरिवेटिव मार्केट, और ये पिछले एक डेकेड से चला आ रहा है, जिससे कि इसकी एफिशिएंसी काफ़ी हद तक इन्हांस दिखाई दी है। ठीक है, तो इस बैन नहीं है, बल्कि ये बहुत ही अच्छा एक टूल माना गया है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। सेकेंड है, कोलोकेशन अलाउज द ट्रेडर्स टू प्लेस देयर सिस्टम्स क्लोज टू एन एक्सचेंजेस सर्वर्स फॉर फास्टर एग्जीक्यूशन। तो जस्ट मैंने आपको डेफिनेशन में भी बताया कि कोलोकेशन डेफिनेटली ट्रेडर्स को अलाउ करता है कि वो अपने सिस्टम्स को फिजिकली प्लेस कर सकें एक्सचेंज के सर्वर्स के साथ, जिससे कि अल्ट्रा लो लेटेंसी हो सके और जो ट्रेड एग्जीक्यूशन है वो बहुत क्विकली हो सके। ठीक है, तो सेकेंड स्टेटमेंट इज परफेक्टली गुड। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे सिर्फ एक ही सही है, बाकी पहला वाला आपका जो है वो गलत है। ठीक है, करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन, ओनली 2। नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज, विद रेफरेंस टू रेयर ब्लड टाइप्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आइए देखते हैं। फर्स्ट है, The Bombay blood group is named after a city in India where it was first discovered. जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप है, क्या इसका नाम रखा गया है मुंबई के ऊपर, जहाँ पे इसको पहली बार डिस्कवर किया गया? तो यस, बॉम्बे ब्लड ग्रुप असल में पहली बार हमने 1952 में मुंबई के अंदर आइडेंटिफाई किया गया था, और इसी वजह से इसका नाम बॉम्बे ब्लड ग्रुप पड़ गया था। ठीक है, नाउ सेकेंड इज द AB ब्लड ग्रुप इज द मोस्ट कॉमन ब्लड टाइप वर्ल्ड वाइड। क्या AB ब्लड ग्रुप मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप है? नो, क्योंकि टाइप O जो होता है असल में O ब्लड ग्रुप, वो मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप माना गया है ग्लोबल लेवल पे, जबकि ये जो AB होता है ये लीस्ट कॉमन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है, सेकेंड स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। थर्ड है, द RH फैक्टर इज एन इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ ब्लड टाइपिंग डिटरमाइनिंग इफ ब्लड इज पॉजिटिव और नेगेटिव। RH फैक्टर एक इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है ब्लड टाइपिंग का, जिससे कि ये पता चलता है कि जो ब्लड है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो बिल्कुल सही है, RH फैक्टर की जो प्रेजेंस है वही ब्लड को क्लासीफाई करती है एज पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। ठीक है, अगर उसमें प्रेजेंट है RH फैक्टर तो इसका मतलब वो जो आपका ब्लड ग्रुप है वो पॉजिटिव है, अगर वो एब्सेंट है तो इट मीन्स इट इज नेगेटिव ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। सेकेंड को छोड़ के बाकी दोनों सही थे। हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? योर आंसर इज बी ऑप्शन, ओनली 2। ओके, moving to question number 5, consider the following: lymphatic filariasis, malaria, dengue fever. Which of the above is are transmitted by mosquitoes? आपको बताना है इसमें से मॉस्किटो की वजह से कौन कौन से डिजीजेस ट्रांसमिट होती हैं। फर्स्ट है लिम्फेटिक फिलियारिसिस। ये डेफिनेटली कॉज होता है बिकॉज ऑफ पैरासिटिक वॉर्म्स जो कि ट्रांसमिट होते हैं थ्रू द मॉस्किटो बाइट्स, और इससे आपको सीवियर स्वेलिंग हो सकती है और डिसेबिलिटी भी कई बार हो जाती है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है।
योर सेकेंड ऑप्शन इज मलेरिया. मलेरिया किसकी वजह से कॉज होता है? इट इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम पैरासाइट. ये ट्रांसमिट होते हैं एनोफिलीज मॉस्किटो की वजह से, जिसकी वजह से आपको फीवर हो सकते हैं, चिल्स हो सकते हैं और फ्लू लाइक सिम्टम्स भी देखने को मिल सकते हैं. ठीक है, तो मलेरिया भी यस इट इज ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटोज. एंड द थर्ड वन इज डेंगू फीवर. ये कॉज होता है बिकॉज ऑफ डेंगू वायरस, और ये ट्रांसमिट कौन करते हैं? इट इज ट्रांसमिटेड बाय एडीज मॉस्किटो, जिसकी वजह से आपको हाई फीवर हो सकते हैं, सीवियर हेडेक हो सकते हैं और जॉइंट पेन भी हो सकते हैं. ठीक है, तो तीनों डिजीजेस के नाम जो दिए हैं ये वेक्टर बॉर्न है और ये पब्लिक हेल्थ को इम्पैक्ट करते हैं ट्रॉपिकल रीजन्स में. विच ऑफ द अबव इज आर ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटोज? तीनों के तीनों बिल्कुल सही हैं. सी ऑप्शन इज द राइट आंसर. ओके, नाउ सिक्स क्वेश्चन इज With reference to rabies, which of the following observations are correct? Rabies के बारे में तीन बातें हैं, इनको हमें एनालाइज करना है. The first statement is rabies is a vaccine preventable zoonotic viral disease which is caused by RABV virus. आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें चेक करनी होंगी. क्या ये वैक्सीन प्रिवेंटेबल है, जूनोटिक है और क्या ये एक वायरल डिजीज़ है? तो यस, रेबीज़ एक वैक्सीन प्रिवेंटेबल जूनोटिक और साथ ही वायरल डिजीज़ है जिसको कॉज करते हैं RABV वायरस. और प्राइमरीली अगर हम देखें तो ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से आपको सीवियर ब्रेन डिजीज़ हो सकता है और बहुत सारे केसेस में पेशेंट की डेथ भी हो जाती है अगर उसको प्रॉपर मेडिकल केयर नहीं मिल पाता बिफोर द सिम्टम्स स्टार्ट. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. सेकेंड है रेबीज इज प्रेजेंट ऑन ऑल कॉन्टिनेंट्स एक्सेप्ट अंटार्कटिका with over 95% of human deaths occurring in Asia and Africa. दो बातें चेक करनी है. सबसे पहले रेबीज क्या सारे कॉन्टिनेंट में मौजूद है अंटार्कटिका को छोड़ के, और सेकंड आपको ये चेक करना है कि क्या एशिया और अफ्रीका में डेथ रेट जो है वो 95% है बिकॉज ऑफ रेबीज. तो दोनों बातें बिल्कुल सही हैं. रेबीज आपको सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स में मिल जाएगा सिर्फ अंटार्कटिका को छोड़ के, और 95% ऑफ ह्यूमन डेथ होती हैं इसकी वजह से एशिया और अफ्रीका में. ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इट इज़ वन ऑफ द एनटीडी यानी कि निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस जो कि इफेक्ट करते हैं ज़्यादातर मार्जिनलाइज्ड पुअर और वल्नरेबल पॉपुलेशन को. ठीक है, तो सेकेंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. थर्ड है रेबीज कैन बी ट्रीटेड इफेक्टिवली विथ एंटीबायोटिक्स. क्या आप एंटीबायोटिक्स का यूज़ करके इनको इफेक्टिव तरीके से ट्रीट कर सकते हैं? तो नहीं, क्योंकि रेबीज को आप एंटीबायोटिक्स से ट्रीट नहीं कर सकते हैं बिकॉज इट इज़ अ वायरल इन्फेक्शन, और यहाँ पे ज़रूरत होती है इमीडिएट पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलिक्सिस की, जिससे कि जो सिम्टम्स हैं वो स्टार्ट ही ना होने पाए, उनको प्रिवेंट किया जा सके. ठीक है, तो आप इनको एंटीबायोटिक्स से ट्रीट नहीं कर सकते. थर्ड स्टेटमेंट आपका गलत है. फर्स्ट सही था, सेकंड सही था. सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. योर आंसर इज बी ऑप्शन, ओनली 2. Now seventh question is with reference to gold loans and related financial concept, consider the following statement. आइए देखते हैं. फर्स्ट है यहाँ पे the loan to value ratio for gold loans is capped at 75% of the gold's value. loan to value ratio जो है gold loans के लिए, क्या इसको कैप किया गया है 75% of gold's value पे? तो yes, इससे इंश्योर किया जाता है कि जो लेंडर्स हैं हमारे वो प्रोटेक्टेड रहें मार्केट वोलेटिलिटी के अगेंस्ट. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. सेकेंड है गोल्ड लोन्स आर यूजुअली सिक्योर्ड अगेंस्ट द फिजिकल गोल्ड एंड इट कैन हेल्प मिटिगेट द रिस्क ऑफ प्राइस फ्लक्चुएशन. गोल्ड लोन्स को क्या सिक्योर किया गया है? अगेंस्ट द फिजिकल गोल्ड, जिससे कि जो प्राइस फ्लक्चुएशन का रिस्क है हम उसको मिटिगेट कर सकें. तो येस, इट इज़ डेफिनेटली ट्रू, क्योंकि गोल्ड सर्व करता है एज अ कोलेटरल, जिससे कि जो लेंडर का रिस्क है वो रिड्यूस हो जाता है. ठीक है, गोल्ड लोन्स आर प्राइमरली ऑफर्ड बाय बैंक्स एंड द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज. क्या इनको दोनों लोग ऑफर करते हैं? तो येस, जो गोल्ड लोन है असल में वो दोनों तरह के इंस्टीट्यूशन से ऑफर किए जा सकते हैं कंज्यूमर्स को, यानी कि बैंक्स भी इनको कर सकती हैं और साथ ही नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जिनको आप NBFC कहते हैं वो भी कर सकते हैं. ठीक है, तो थर्ड सही है यहाँ पे और सेकेंड भी सही है, फर्स्ट भी सही है. हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? योर आंसर इज सी ऑप्शन, ऑल 3. Now eighth question is with reference to the Reserve Bank of India, consider the following statement. RBI के बारे में दो स्टेटमेंट है, चेक करते हैं इनको. फर्स्ट है RBI was established in 1935 to respond to economic troubles after the First World War. क्या RBI को 1935 में एस्टैब्लिश किया गया था जिससे कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी उसके इकोनॉमिक ट्रबल्स को टैकल किया जाए? तो यस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को हमने स्टैब्लिश किया था 1935 में. रीज़न क्या था? जो भी इकोनॉमिक चैलेंजेस हमने फेस किए इन द वेक ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर उनको रिस्पॉन्ड करना, और साथ ही इंडिया के अंदर जो भी मॉनेटरी पॉलिसीज थी उस टाइम की उनको मैनेज करने के लिए. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है.
सेकेंड है RBI इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इशुएंस ऑफ ऑल करेंसी नोट्स इन इंडिया। मैंने आपको बहुत बार बताया है कि जब भी कोई स्पेसिफिक वर्ड ऐसा मिलेगा आपको तो आपको ज़रूर चेक करना है। ऑल हो गया, ओनली हो गया, सोली, इसके अलावा ऑल्सो, ये सारे वर्ड्स जो हैं आप इनको ज़रूर अच्छे से देख लिया करिए। अगर ये स्टेटमेंट में ये इस तरह के वर्ड हैं तो ज़्यादातर केसेस में वो स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। तो RBI क्या यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है सारे के सारे करेंसी नोट्स को इशू करने के लिए इंडिया के अंदर? नो, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सारे करेंसी नोट्स को इंडिया के अंदर इशू नहीं करता। हम जानते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो 1 रुपये का नोट इशू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल की वजह से ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। ऑल्दो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिस्पॉन्सिबल है इंडिया के अंदर करेंसी नोट्स को इशू करने के लिए, लेकिन सारे के सारे नहीं करता, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस 1 रुपये का नोट इशू करती है। तो फर्स्ट सही था, सेकेंड गलत है। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। योर आंसर हियर इज ऑप्शन ओनली 1। Now question number 9 is consider the following। यहाँ पे 3 प्रोडक्ट्स हैं। Which of the above is are cultivated primarily in aquatic environment? इसमें से कौन कौन सी चीज़ें आप aquatic environment में ग्रो करते हैं आपको बताना है। फर्स्ट है यहाँ पे वाटर चेस्टनट। तो वाटर चेस्टनट को आप ट्रपा SPP के नाम से भी जानते हैं और इसको ग्रो किया जाता है शैलो फ्रेश वाटर बॉडीज़ में, जैसे कि पॉन्ड्स हो गई, लेक्स हो गई और जो स्लो मूविंग रिवर्स होती हैं, ठीक है। ये जो प्लांट है ये सॉइल के अंदर रूटेड होता है और इसकी जो लीव्स हैं वो वाटर सरफेस के ऊपर इस तरीके से फ्लोट करती हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो वाटर चेस्टनट यस, ये एक्वेटिक एनवायरनमेंट में ही ग्रो होता है। सेकेंड है यहाँ पे फॉक्स नट। इसको आप कल्टीवेट करते हैं स्टैग्नेंट वाटर बॉडीज़ में, यानी कि रुके हुए पानी में आप इनको कल्टीवेट करते हैं। ज़्यादातर कौन से स्टेट में ये ग्रो होते हैं? तो बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में, ठीक है। ये जो प्लांट्स हैं ये शैलो पॉन्ड्स में ग्रो होते हैं और जो इनकी लीव्स हैं सरफेस पे फ्लोट होते रहती हैं। सीड्स को फिर कलेक्ट किया जाता है फ्रॉम द बॉटम ऑफ द वाटर बॉडी जबकि प्लांट मैच्योर हो जाता है, ठीक है। तो फॉक्सनट भी एक एक्वेटिक एनवायरनमेंट में ग्रो होने वाला प्लांट है। थर्ड है यहाँ पे डकवीड और ये एक फ्री फ्लोटिंग एक्वेटिक प्लांट है जो कि ज़्यादातर आपको पॉन्ड्स, लेक्स और मार्शेस में मिलेगा और ये रैपिडली ग्रो करते हैं न्यूट्रिएंट रिच वाटर में। यहाँ पे सॉइल की आपको ज़रूरत नहीं रहती है, ठीक है। तो इसको आप यूज़ करते हैं एज आ प्रोटीन रिच फूड बहुत सारे रीजन्स में, ठीक है। तो विच ऑफ द अबव इज आर कल्टिवेटेड प्राइमरली इन एक्वेटिक एनवायरनमेंट? तीनों के तीनों यहाँ पे एक्वेटिक एनवायरनमेंट में ग्रो होते हैं। योर आंसर हियर इज सी ऑप्शन 1, 2 and 3। यहाँ पे ये आपसे नहीं पूछा है कि कौन सा इसमें से स्टैग्नेंट पानी में ग्रो हो रहा है और कौन सा मूविंग पानी में, ठीक है। ये पूछते तो फिर एक अलग बात रहती, लेकिन यहाँ पे सिर्फ सिंपली पूछा जा रहा है कि कौन कौन सी प्रोडक्ट इसमें से पानी में उगते हैं, तो तीनों ही बिल्कुल ठीक हैं। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज in the context of Prime Minister's new 15-point program for the welfare of minority communities, which of the following observations is are correct? आइए देखते हैं। सबसे पहले it is an initiative of the Ministry of Social Justice and Empowerment। क्या ये जो इनिशिएटिव है प्राइम मिनिस्टर के न्यू 15-point प्रोग्राम का, क्या ये इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का? तो नो, क्योंकि ये असल में एक ओवर आर्किंग प्रोग्राम है जो कि डिफरेंट स्कीम्स और इनिशिएटिव्स को कवर करता है अपने अंदर अलग अलग पार्टिसिपेटिंग मिनिस्ट्रीज या डिपार्टमेंट्स के। पर्पस यहाँ पे ये है कि जो भी हमारे अंडर प्रिविलेज्ड और वीकर सेक्शंस हैं 6 सेंट्रली नोटिफाइड माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के अंदर, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकें कि वो अवेल करें डिफरेंट गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स को और वो कंट्रीब्यूट कर सकें टू द ओवरऑल सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री में, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ ये कहना कि ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का इनिशिएटिव है, ये कहना गलत होगा। इसमें बहुत सारी अलग अलग मिनिस्ट्रीज शामिल हैं। सेकेंड है द प्रोग्राम एम्स टू एंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ओनली 6 सेंट्रली नोटिफाइड माइनॉरिटी कम्युनिटीज। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एक स्पेसिफिक वर्ड आया है ओनली, तो हम इसको अच्छे से एनालाइज करना होगा। इस प्रोग्राम का पर्पस क्या ये है कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंश्योर की जाएं सिर्फ 6 सेंट्रली नोटिफाइड माइनॉरिटी कम्युनिटीज के लिए। तो यस, जो प्राइम मिनिस्टर्स का ये नया 15-point प्रोग्राम है, इसका पर्पस है इक्वल अपॉर्चुनिटी एंश्योर करना सिर्फ 6 सेंट्रली नोटिफाइड माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के लिए। कौन कौन सी? क्रिश्चियन, सिख, जैन, मुस्लिम, बुद्धिस्ट और पारसीज, ठीक है। इन 6 कम्युनिटीज़ के लिए इसको डेवलप किया गया है। तो सेकेंड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट आपका गलत था। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। योर आंसर हियर इज बी ऑप्शन ओनली 2, ओके। सो विद दिस वी आर डन विद आवर सेशन। आई होप यू हैव लाइक्ड इट। तो आप देख रहे होंगे किस तरह से हम इन सेशंस को कर रहे हैं और इसमें ना सिर्फ हमारी नॉलेज बढ़ रही है बल्कि जो एक अप्रोच करने का तरीका होता है वो भी हम सीख रहे हैं कि हर क्वेश्चन को हमें किस तरह से बिल्कुल
काम होके फुल प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ कैसे आपको टैकल करना है, कैसे पढ़ना है और फिर करेक्ट आंसर तक पहुंचना है। ठीक है, तो कल वापस से हम लोग मिलेंगे इस सीरीज़ में अगले लेक्चर के साथ। अगर आपका कोई सजेशन है, कोई फीडबैक है तो वो आप कमेंट में लिख सकते हैं, हमारी टीम उसको देखेगी और अगर हमें ठीक लगता है, ज़रूरी लगता है, तो हम डेफिनेटली उसको इम्प्लीमेंट करने की भी पूरी कोशिश करेंगे। तो कल वापस से मिलते हैं। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today. With this, me Nuzhat Sana signing off.